दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। चुनाव के बाद आमतौर पर पार्टियों में आने जाने का सिलसिला रुक जाता है और फिर 6 महीने पहले यह सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन झारखंड में इसके उल्टे हुआ और हुआ ये कि पिछले 10 वर्षों से पार्टी से अलग दूसरी पार्टी के साथ खड़े नेता, जिनका नाम प्रवीण भाकर है, जो आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से आजसू में वापसी। आजसू में कोई बाहर के दिन नहीं चल रहे हैं, पार्टी बुरी तरीके से हारी है। दूसरा, कि पार्टी के भीतर बड़े मतभेद हैं, बहुत सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं। वैसे में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में, जहां बाहर की जगह पार्टी में बंजर की स्थिति है, वैसे में प्रवीण प्रभाकर ने फिर से दामन क्यों थामा? क्या योजना है? क्या रणनीति है? क्या सोचा है? चुनाव तो 5 साल बाद है, लेकिन जिस तरह से पार्टी की मजबूती की जिम्मेदारी है, इन सारे सवालों पर हम बातचीत करेंगे। सीधे खरी और सीधी बात। प्रवीण जी, जी। पार्टी जब बिल्कुल हाशिए की हालत में है, चुनाव की दृष्टि से देखें, बावजूद उसके आप वापस आए। वापस आने की ऐसी क्या जरूरत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी में वो कद्र नहीं मिली, वो वजह थी, या फिर लगता है कि आजसू को मजबूत करने का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने 2019 में छोड़ दी थी और उसके बाद मैं कोरोना के काल के बाद मैंने तय किया कि 1986 से लेकर अब तक लगातार आंदोलन का और राजनीतिक गतिविधियों से मैं जुड़ा रहा। तो पिछले कुछ वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लिया था। इसलिए भाजपा पहले ही छोड़ दी थी और आजसू में आया। चूंकि हमारा पुराना संगठन है, आजसू के कार्यकर्ताओं का आत्मीयता जो है 10 वर्षों में लगातार मेरे साथ बनी रही। आजसू के नेताओं की आत्मीयता लगातार हमारे साथ 10 वर्षों में बनी रही और यही वजह है कि जब इधर से पहल हुई तो मैं वापस आया। जी, तो ये अच्छी बात है, आप आ गए हैं, लेकिन अब चुनौतियों को हमसे ज्यादा आप समझते हैं। तो अभी की जो हार है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और भविष्य की रणनीति पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आप कद्दावर नेता भी हैं पार्टी के और जिम्मेदार नेता। जी, जी, जी। अभी देखिए, सबसे पहले आजसू के बैकग्राउंड को समझना होगा। बिल्कुल। आजसू एक आंदोलनकारी संगठन रहा है। आंदोलन, झारखंड आंदोलन की उपज है आजसू। बल्कि आज जो झारखंड बना है, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आजसू का जो उग्र आंदोलन था, वो उग्र आंदोलन इस राज्य को बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही है आजसू की, आजसू के नेताओं की, आजसू के कार्यकर्ताओं की। और आप जो एक चुनावी चश्मे से आजसू को देख रहे हैं, एक चुनाव के रिजल्ट से देख रहे हैं, ये सही आकलन नहीं है आजसू का। क्योंकि आजसू चुनाव मटेरियल नहीं था। आजसू के नेता विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं आए थे। जो हम आए थे आंदोलन करने के लिए। हमको बिहार सरकार उग्रवादी मानती थी। हमारे खिलाफ शूट एक्साइड के ऑर्डर्स दिए जाते थे। हमें जंगल जंगल भटकना पड़ता था। और आपको मैं बता दूं कि 50 साल जी, आवाज में से आते डिस्टरबेंस हुई। जो जी। हमने जी। आर्थिक नाकेबंदी की, वो आर्थिक नाकेबंदी ने दिल्ली की सरकार को मजबूर किया और इतिहास की सबसे पहली वार्ता आजसू के साथ हुई 1989 में। और उसके बाद झारखंड आंदोलन का एक नया ऐतिहासिक अध्याय शुरू हुआ। तो ये आजसू की देन है कि केंद्र सरकार वार्ता के टेबल पर आई और झारखंड को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया, मान्यता दी। जी। जी, तो नहीं, इससे हमें इनकार नहीं है। यह तो आपकी पार्टी आगे बढ़ी, चुनाव में आई, चुनाव लड़ी, इंडिपेंडेंट लड़ी, फिर भाजपा की साझेदारी में गई, आपके नेता बने, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, सब हुआ। तो ये तो आपकी पार्टी उस राह चली। इस बार जो परिणाम आया है,
उस परिणाम को लेकर आप लोग क्या आकलन मानते हैं? क्या कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है? जिस ग्राउंड को आप याद कर रहे हैं आज, क्या वह ग्राउंड छूटा है? विद्रोह की वह परंपरा पीछे गई है? क्या आजसू सिर्फ अपने को चुनाव लड़ने तक सीमित कर ली है, जिसकी वजह से यह परिणाम आया है सामने? नहीं नहीं, परिणाम तो चुनाव परिणाम तो मैं बताऊं कि एक समय दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जी, और आज दिल्ली का जो विकास दिख रहा है कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी की देन रही है। चाहे फ्लाईओवर्स कहें, मेट्रो कहें, या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जितने काम हुए। लेकिन जब एक प्याज का मुद्दा आया, तो प्याज के मुद्दे में शीला दीक्षित को हारना पड़ा। भाजपा ने जब काम किया तो एक लोकपाल विधेयक के आंदोलन ने वहां पर आपकी सरकार बना दी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरह जी, अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, इस चुनाव परिणाम से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि इससे आजसू कहीं ना कहीं हाशिए पर गई है। देखिए 10 सीट आजसू को मिला था, एक विधायक चुनकर आए, 7 सीटों पर द्वितीय स्थान पर रहे। जमानत जब्त नहीं हुआ है ना, वोट कुछ आगे पीछे होता है, जीत हार उससे होती है, लेकिन 7 सीटों पर दूसरे स्थान पर है, एक सांसद हमारा है। तो जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में ये प्रदर्शन हाशिए पर चले गए, ये कहना सही नहीं। सही। एक अगला सवाल भाजपा से जुड़ा है। वो ये कि आपको क्या अनुमान है, पार्टी का क्या आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी करने से आजसू मजबूत हुई है या उसके आधार कमजोर हुए हैं और उन आधारों पर मजबूती भारतीय जनता पार्टी की हुई? देखिए अभी तो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जी, और उन राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस जैसा दल ऐसी स्थिति में चला गया कि हुँ, वो विपक्ष के नेता लाके पिछली बार उसके पास सीट नहीं आई थी। हुँ, तो अभी गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी राष्ट्रीय दल हैं, अगर वे अपने आप में समर्थ होते, अगर उनके पास ही इतना स्ट्रेंथ होता, तो हुँ, वे छोटे दलों के साथ समझौता नहीं करते। जी, हम छोटे दल हैं, छोटे राजनीतिक दल हैं। हम एक मुद्दे के साथ, एक आंदोलन के साथ उभर कर सामने आए, और हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपके सामने में है। हाँ, पूरे राज्य में हम प्रभावी हैं, ये सही है। पूरे राज्य के हर प्रखंड में हम प्रभावी हैं, पूरे राज्य के हर जिले में हम प्रभावी हैं, ये सही है। लेकिन जब चुनावी राजनीति की बात आती है, तो चुनावी राजनीति में ये देखना पड़ता है कि कितने विधायक आपके चुनकर आ रहे हैं, आप किसके साथ सरकार में जा सकते हैं। 1999 में जब हम लोगों ने एनडीए में शामिल हुई थी आजसू, उसके बाद से लगातार आजसू प्री पोल हमारा गठबंधन 2 ही बार रहा, जी, 1999 से अब तक। बाकी तो पोस्ट पोल अलायंस ही रहा, लेकिन रहा, उससे अलग नहीं रहे। तो एक स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक तौर पर जब राष्ट्रीय पार्टियों के पास अगर स्ट्रेंथ होता, तो वो हमसे समझौता नहीं करते। तो एक रणनीतिक तौर पर ये गठबंधन होता है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है चुनाव के समय कि फिर इसको आगे किस रणनीति से आगे बढ़ना चाहिए, समय काल परिस्थिति को देख कर यह तय होता है। तो अभी तक जो है वो तो एनडीए के साथ गठबंधन रहा, और सरकार भी रहा, और जनता के लिए इसके माध्यम से आजसू ने लगातार जिन मुद्दों को लेकर झारखंड आंदोलन हम लोगों ने किया था, उन मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार सक्रिय रहे, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सक्रिय रहे, और जनता तक विकास की किरण पहुंची। झारखंड की जो अस्मिता है, झारखंडी जनता का हक, सम्मान और पहचान की जो लड़ाई हमने शुरू की थी, जग जंगल जमीन की जो लड़ाई हमने शुरू की थी, उसको कैसे मुकाम तक पहुंचाए, कैसे उसको लक्ष्य तक पहुंचाए, ये संघर्ष हमारा लगातार चल रहा है। हम कहते हैं कि अब झारखंड का निर्माण हमने कर लिया, लेकिन इसके नवनिर्माण का संघर्ष जो है, नवनिर्माण का संघर्ष लगातार हमारा चल रहा है। अच्छा नारा है, बढ़िया शब्द भी है, नवनिर्माण, झारखंड नवनिर्माण का दौर है। तो अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि झारखंड नवनिर्माण के लिए पार्टी की अगली रणनीति क्या है? कैसे वह बैठना चाहती है? विद्रोह की अपनी परंपरा, संघर्ष की उस परंपरा को जनता में वह कैसे जीवित करेगी? इसका कोई प्लान, इसका कोई खाका, इसकी कोई तैयारी, कोई घोषणा? अभी 27 तारीख को, 27 जनवरी को
पार्टी के आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने पार्टी की केंद्रीय सभा की बैठक बुलाई है धनबाद के कुटकी में। तो वहां पर केंद्रीय सभा का मतलब होता है पार्टी के पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल बॉडी है, इसके अलावा जो विंग्स है, जितने 16 विंग है, उन सब के पदाधिकारी वहां पर आएंगे और वो सब बैठकर इस पर मंथन वहां पर करेंगे कि ये इस चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक होगी, इसमें रणनीति तय होगी, इसमें चर्चा होगी और उसके बाद फिर आगे के जो रोड मैप है पार्टी का वो फिर घोषित होगा। आगे मैं सवाल जयराम महतो से जुड़ा पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल चुनाव से जुड़ा है कि जब चुनाव परिणाम आए और आपके पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कई बातें कही। एक बात यह भी आई कि तालमेल नहीं हो पाया बीजेपी से, झारखंड का मुद्दा जो स्थानीय है वह प्रभावी नहीं हो पाया। यह क्या यह जो हार हुई, चाहे उन्हें 21 सीट आई और आपको 1 सीट आई, यह क्या बीजेपी की बड़ी गलती का हिस्सा है या फिर आपके किसी गलती की वजह है? नहीं, चुनाव जब कहीं भी लड़ते हैं तो चुनाव में पहले से कुछ रणनीति बनती है, कुछ ऑन द स्पॉट रणनीति बनती है। अब ये चर्चा का विषय होता है कि इस पर कहाँ पर गलती का मतलब होता है हम कहाँ पर चूके, इसको हाँ, हम चॉक आउट करके फिर उसको आगे कैसे सुधारेंगे, आगे कैसे उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। तो अभी बैठक है, बैठक में चर्चा होगी। बैठक में चर्चा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आपकी जनता को भी इंतजार है और झारखंड की भी जनता को, कि वह जमीन जो वोट में थी, अगर हम आपके संघर्ष की जमीन को छोड़ भी दें तो वोट की जमीन आपसे जयराम महतो और जयराम महतो की पार्टी ने छीन ली। यह सामान्य परिदृश्य में यह बात साफ है। इस बात पर जब आपसे हम टिप्पणी चाहेंगे तो हम चाहेंगे आपका क्या जवाब होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, हम्म, क्योंकि चुनावी दौर में या राजनीतिक जब हम काम करते हैं तो कई संगठन आगे बढ़ते हैं, कई संगठन सक्रिय होते हैं और पहले से भी सक्रिय रहे हैं, नए संगठन भी आते हैं। लेकिन आजसू 7 सीटों पर सेकंड है, 1 सीट हमने जीती है, हमारे एक सांसद हैं, तो 10 सीट पर हम लड़े थे। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं जमानत हमारी जब्त नहीं हुई। जब जमानत जब्त हो जाती है तो माना जाता है कि इसका वहां सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन जब सेकेंड आते हैं तो 2-4 हजार वोट, कहीं 5,000 वोट, कहीं 7,000 वोट, इसी का अंतर होता है। तो इस स्थिति से ये कहना गलत है कि जमीन खो दी है। जमीन खो दिए रहते तो फिर जमानत जब्त होती। नहीं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जयराम महतो को आपकी पार्टी किस तरह की चुनौती के रूप में देख रही है, क्योंकि आपका जो आधार है वही आधार जयराम महतो की भी पार्टी है। नहीं नहीं, आप आजसू को बहुत छोटे ये पर लेके स्क्रीन पर लेके जा रहे हैं। आजसू, मैंने कहा, झारखंड आंदोलन से उपजा हुआ संगठन है और आजसू के अध्यक्ष सिर्फ आप जिस समाज की बात कर रहे हैं सिर्फ वहीं से नहीं रहे हैं, अलग अलग ये से रहे हैं, आदिवासी समाज से रहे हैं, उरांव समाज से, अन्य समाज से भी रहे हैं। तो आजसू में को माना जाता रहा, समग्र झारखंडी जनता का प्रतिनिधित्व किया हमने। सभी झारखंडी जो युवा और छात्र शक्ति है उनको एकजुट किया। आजसू का तो आंदोलन के दिनों में जो ये गढ़ माना जाता था, आदिवासी हॉस्टल ही गढ़ माना जाता था, चाहे रांची हो चाहे दुमका हो। तो आज ये व्यापक ये पर हम काम करते रहे और आज भी मैं बता दूं कि आज चूंकि जब विधायक बने तो हमारे कमल किशोर भगत जी स्वर्गीय जो है वो लोहरदगा से जीते, वो एसटी सीट है। विकास मुंडा तमाड़ से जीते, वो एसटी सीट है। उमाकांत रजक आपके चंदन क्यारी से जीते, एसटी सीट है। रामचंद्र सहीज जुगसलाई से जीते, एसटी सीट है। सिर्फ 2 विधायक हमारे, सुदेश महतो और चंद्रकांत चौधरी, ये रामगढ़ और दिल्ली से जीत के आए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं। तो जयराम महतो को पार्टी जेके जेएलकेएम जो पार्टी है, आप लोगों के लिए वो कोई बड़ी चुनौती नहीं है? लेकिन जो सामने चुनाव लड़ता है, आपके सामने हर कोई चुनौती होता है। वो आप कांग्रेस की बात करें, जेवीएम की बात करें, कोई
छोटा राजद आ जाता है, समाजवादी पार्टी आ जाती है, कभी बसपा लड़ जाती है, कभी कोई निर्दलीय भी आपके लिए चुनौती होते हैं। अगर निर्दलीय 5,000 वोट कहीं काट देते हैं तो वो भी चुनौती होते हैं। तो कोई नया हो या पुराना दल हो, जो राजनीतिक मैदान में आपके सामने है वो आपके लिए चुनौती है। आपको मानना होगा कि जो भी आपके लिए चुनावी मैदान में हम उसके अगले बाकी उम्मीदवारों के लिए चुनौती होते हैं, और बाकी उम्मीदवार अगर 15 उम्मीदवार है तो 15 के 15 उम्मीदवारों के साथ टक्कर लेनी पड़ती है। तो चुनौती सब होते हैं, किसी एक को पॉइंट आउट करना सही नहीं है। अवैध कब्जेदारियों को लेकर एक आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, उसको लेकर समाज में एक बहस भी है, एक धरना प्रदर्शन भी बीच बीच में चलता है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अवैध कब्जाधारी मतलब ये सीसीएल के इलाके में, बीसीसीएल के इलाके में क्वार्टरों में कब्जा है, जिसमें कि क्वार्टर की नौकरियां चली गई, बावजूद उसमें क्वार्टर में लोग बने हुए हैं, वह बाहर के लोग हैं, वह बाहरियों का सवाल उठाते हैं। जयराम महतो ने इस प्रश्न को उठाया था। देखिए, कानून का उल्लंघन कहीं भी अगर हो रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून की जो एजेंसियां हैं जो अगर उस चीज को चॉकआउट करती है, पॉइंट आउट करती है कि वहां कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको कानून के हिसाब से उस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। ये उन एजेंसियों को जरूर देखना चाहिए कि अगर कहीं पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा है या कहीं पर अवैध ढंग से कार्य हो रहा है, आपराधिक गतिविधि हो रही है, गलत गैर कानूनी गतिविधि है, तो उसको कानूनी एजेंसियां जो है, सरकारी एजेंसियां हैं, जो संबंधित एजेंसियां हैं, उनको निश्चित तौर पर इस पर कदम उठाना चाहिए। आपके प्रदेश में दो बड़े मुद्दे हैं इन दिनों। सबसे बड़ा मुद्दा है पेशा एक्ट का। पेशा एक्ट को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है इसे लागू करो। सरकार तैयारी कर रही है। प्रदेश में समर्थन और विरोध का एक माहौल है। पार्टी का क्या स्टैंड है पेशा एक्ट पर? देखिए, हमारा स्पष्ट है। मैं तो कहा संवैधानिक ढांचा में जो संवैधानिक शक्तियां जिस भी संस्था को दी गई है उसका अनुपालन होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो या फिर ग्राम सभा हो। पेशा कानून ग्राम सभा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूती बॉडी के रूप में उसको एक ढंग से मान्यता देता है। हमारे पारंपरिक जो व्यवस्था रही है, उस पारंपरिक व्यवस्था को, स्वशासन की जो व्यवस्था रही है, हमारी सामाजिक जो मान्यताएं रही हैं, उन सबको एक संरक्षण और मान्यता पेशा एक्ट ने दिया है, पेशा कानून ने दिया है। और सभी राज्य सरकारों को इस पर उसका अनुपालन करना है। ये संसद से पारित कानून है, और संसद से पारित कानून निश्चित ये संसद से बड़ा इस देश में कोई संस्था नहीं है, पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो पेशा कानून के अनुरूप राज्य सरकार को निश्चित तौर पर कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा 1932 खतियान पर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार उसको लागू कर पाने की हालत में है? देखिए, निश्चित तौर पर जो भी झारखंडी जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के रूप अगर इस सरकार ने जनता के बीच वादे किए हैं, तो उन वादों के अनुसार उनको आगे बढ़ना चाहिए। उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर जयराम महतो की पार्टी आजसू के साथ तालमेल सोचती है, या आजसू क्या जयराम महतो के साथ भविष्य में कोई तालमेल की किसी ग्राउंड पर उम्मीद देखते हैं? देखिए, अभी तो 5 वर्ष संगठन को मजबूत करने का दौर है, संगठन को आगे बढ़ाने का दौर है, जनता के सवालों को लेकर संघर्ष करने का दौर है, जनता के सवालों के साथ आगे बढ़ने का दौर है। और 5 साल बाद जब चुनाव का समय आएगा तो हमारे संसदीय बोर्ड होता है, हमारे पार्टी में एक व्यवस्था है कि संसदीय बोर्ड बैठकर राजनीतिक निर्णय लेता है। तो राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार जो है संसदीय बोर्ड को है। मैं तो अभी 2 दिन पहले संगठन में आया हूँ, तो इस ढंग की नीतिगत निर्णय जो संसदीय बोर्ड लेगा 5 वर्ष बाद, उसको अभी से उसके बारे में कोई जानकारी देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, या उचित भी नहीं होगा, या मेरे लिए ये अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे आजसू के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर से। उन्होंने विस्तार से उन सभी सवालों का जवाब दिया। अब जवाब आपको कैसा लगा? आप लोग क्या सोचते हैं? आजसू पार्टी की जो नई रणनीति है, क्या फिर से वह आंदोलनों, संघर्षों पर फिर से उतरेगी और वापस उसी तौर तरीके से अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाएगी या क्या करेगी? इन सारी बातों पर टिप्पणियाँ करिएगा और हमें बताइएगा कि ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद।